हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जो भी स्टूडेंट बीए सेकंड सेमेस्टर में है, गृह विज्ञान सब्जेक्ट है उनके लिए जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, सेमेस्टर एग्ज़ाम, उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है आज की क्लास में आप लोग को बताई जाएगी कि आपके सिलेबस से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वे कौन कौन से हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक आते रहे हैं और किस प्रकार का क्वेश्चन आगे आने की संभावना है। तो जो भी मॉडल पेपर है आप लोग का, उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्नों की श्रृंखला बनाई गई है। इसमें देखिएगा, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आपके पेपर का नाम क्या है। पेपर का नाम है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय और पारिवारिक संसाधनों का प्रबंधन। ये आपके पेपर का नाम है। तो पेपर के नाम से भी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वस्त्र विज्ञान क्या है, परिधान क्या है, पारिवारिक संसाधन क्या है, प्रबंधन क्या है। तो इस प्रकार से आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 से हम बात करते हैं। तो रेशा क्या है? प्राप्ति के स्रोत के आधार पर रेशों का वर्गीकरण कीजिए। ये बताया गया है कि रेशा क्या है। आप लोग पढ़े ही हैं थियरी में कि रेशा जो वस्तु विज्ञान की सबसे छोटी इकाई है। प्राप्ति के स्रोत के आधार पर इन 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राकृतिक जगत है और खनिज जगत है और इसके साथ ही साथ केमिकल से प्राप्त होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आप इनका वर्गीकरण करके अच्छे से थियरी में जो भी पढ़ाया गया उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में देखिएगा, वस्त्र का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। इसके साथ ही साथ वस्त्र जो है, प्रश्न नंबर 3 में वस्त्र विज्ञान से ही देखिएगा, सेलुलोजिक रेशे और प्रोटीन रेशों में अंतर स्पष्ट करिए तथा उनके रेशों को लिखिए। यानी कि जब आप वर्गीकरण कर रहे थे उसमें भी देखे थे आप लोग कि सेलुलोजिक रेशा कौन कौन सा है, प्रोटीन जगत से प्राप्त होने वाला रेशा क्या है, दोनों में क्या डिफरेंट है लिख लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ इनके अंतर्गत कौन कौन से रेशे आ रहे हैं ये सब आप डीपली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लघु उत्तरीय में भी आ सकते हैं और दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकते हैं। तो जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेलुलोजिक रेशे कौन कौन से हैं, या फिर अलग से पूछा जा सकता है प्रोटीन रेशे कौन कौन से हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ है प्रश्न नंबर 4 में, तने से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। इस प्रकार से पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि 3, 4 या 5, इसी प्रकार से नंबर वाइज भी पूछ सकता है कि इतने तने से प्राप्त होने वाले रेशों का वर्गीकरण करके आप इनको समझाइए, ऐसा ही पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, मानवकृत और रासायनिक रेशों का उदाहरण सहित स्पष्टीकरण कीजिए। जो भी आपका कृत्रिम जगत से प्राप्त होने वाला रेशा था उसमें ये 2 बताए गए थे, एक मानवकृत और दूसरा था रासायनिक रेशा। इन दोनों के अंतर्गत आने वाले जो भी रेशे हैं, जैसे रेयान है, एक्रिलिक है, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये जो आपके सिलेबस में है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 6 जो होगा आपका, प्रश्न नंबर 6, इसमें यार्न मतलब धागा होता है। ये क्या है? धागा निर्माण की विभिन्न विधियों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिएगा यहाँ पे है विधियों, निर्माण की विभिन्न विधियों, ठीक है, विभिन्न विधियों को समझाना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है, यार्न या धागा क्या है? धागा निर्माण की विभिन्न विधियों को समझाइए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7 में, नमदा या फेल्ट क्या है? आप लोग को बताया गया था ऊन वाले चैप्टर में कि जो भी ऊन से बनने वाले जो भी रेशे थे उनके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता था, जो छोटे रेशे बचते थे, उनसे नमदा बना दिया जाता था, फेल्ट बना दिया जाता था। यानी कि इसमें किसी प्रकार की बुनाई वगैरह नहीं करनी थी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली क्या किया जा रहा था कि जो रेशे थे उनको ताप और दाब दे करके उनको चिपका करके आपस में वस्त्र बना दिए जा रहे थे। जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे सरकार के द्वारा ये जो ठंडी के मौसम में कंबल वगैरह वितरित किया जाता है, इन सब में वो नमदा से ही बना हुआ होता है। और कपड़ों पे डिज़ाइन देने के लिए आप लोग देखे होंगे रेशेदार ऐसे छोटे बच्चों के कपड़ों पे डिज़ाइन बनाई जाती है, वो रेशे डायरेक्ट चिपकाए गए होते हैं, वो नमदा ही होता है। इसके बाद है ऊनी वस्त्र और वर्स्टेड वस्त्र में अंतर लिखना है। आप सबको पता ही है जो वर्स्टेड वस्त्र होता है ये अच्छी क्वालिटी का होता है, उच्च गुणवत्ता वाला होता है, वहीं पे ऊनी वस्त्र जो है वो निम्न गुणवत्ता का होता है। तो इस प्रकार से आपको अंतर जो है ये भी पढ़ाया गया है। इसके बाद देखिए, बुनाई की प्रक्रिया किस रूप में होती है, ये आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, बुनाई किस प्रकार से की जा रही है। जो भी टॉपिक यहाँ पे बताए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन बताए गए, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता रही हूँ आप लोगों को।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, वार्प। वार्प मतलब ताना होता है और वेफ्ट मीन्स बाना। इन दोनों में से कोई एक नाम पूछ सकता है, जो ताना किसे कहते हैं या बाना किसे कहते हैं। ताना बाना के स्थान पे वार्प और वेफ्ट पूछ सकता है, या फिर दोनों में अंतर पूछ सकता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। प्रश्न 11 है, नीटिंग और वीविंग में क्या डिफरेंट है। नीटिंग क्या है और वीविंग क्या है। यहाँ पे बुनाई और गूंथना पूछ रहे हैं आपसे। बुनाई का मतलब, वीविंग जो है ये ताने और बाने के रूप में जब बुनाई की जाती है। नेटिंग मीन्स गूंथना, जैसे स्वेटर वगैरह जो है गूंथा जाता है सिलाइयों और सुइयों के माध्यम से। इसमें अंतर पूछा जा रहा है। तो ये आपके सिलेबस में पूरी क्लासेस पढ़ा करके अपलोड की गई हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12 में, वस्त्र निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों का वर्णन कीजिए। इकाई 4 में आप लोग को पढ़ाया गया है जो सिलाई मशीन से संबंधित, और इस प्रकार से वस्त्र निर्माण के लिए आवश्यक जो भी उपकरण है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न 13, ड्राफ्टिंग क्या है और सिलाई से पूर्व कपड़े की तैयारी के चरण स्पष्ट कीजिए। यानी कि किस प्रकार से आप कपड़े को फोल्ड करते हैं, कैसे रखते हैं, किस प्रकार से कटिंग की जाती है, उसमें जो निशान वगैरह लगाए जाते हैं किस चौक से लगाए जाते हैं। मिल्टन चौक होता है, पिन होता है, पिन कुशन होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें अच्छे से लिख लेंगे। इसके बाद है कि प्रश्न 14 है प्रश्न नंबर। इसमें बताया गया गृह प्रबंधन क्या है, गृह प्रबंधन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करना है। तो ये आप लोग अच्छे से लिखेंगे। इसके बाद है प्रबंधन के प्रेरक तत्व कौन कौन से। इसमें लक्ष्य, मूल्य, स्तर, ये सब आपको पढ़ाया गया है प्रबंधन के प्रेरक तत्वों में। इसको डीपली आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, पारिवारिक संसाधन क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए। संसाधन आप लोग जानते होंगे कि जो हम अपना प्रबंधन करते हैं, गृह प्रबंधन, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो उन संसाधनों में पारिवारिक संसाधन होता है जो मानवीय और अमानवीय के रूप में बताया गया है। तो इसका वर्गीकरण करिए और इसको डीपली लिखना है आप लोगों को। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानवीय और अमानवीय संसाधन में क्या अंतर है। ठीक है, मानवीय और अमानवीय संसाधन आपको अच्छे से पढ़ाया गया है। यानी कि ऐसे संसाधन जो व्यक्ति के अंदर निहित हो, जिसको कोई चुरा नहीं सकता है या फिर जिसको छुआ नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, वो सब मानवीय संसाधन होते हैं। जबकि वहीं पे अमानवीय संसाधन जो भौतिक वस्तुएं जो भी हैं, जो हमारे वातावरण में खुली अवस्था में पाई जा रही हैं, जिसको हम छू भी सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, कोई भी वस्तु रखी है, टेबल, कुर्सी, मेज, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो अमानवीय संसाधन है। तो ये अंतर आप लोग को अच्छे से लिखाया गया, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 18 में, निर्णय क्या है, प्रबंधन में निर्णय लेने के चरण की क्या भूमिका है। इसमें निर्णय के चरण भी आपको बताए गए हैं और निर्णय क्या है, इसकी प्रबंधन में क्या भूमिका रही है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 में है, समय व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यवस्थापन और धन व्यवस्थापन। व्यवस्थापन या फिर प्रबंधन, ये दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, का विस्तृत वर्णन कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में ये सारे क्वेश्चन बताए गए हैं। यहाँ से आपको छोटे प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय और अति लघु भी पूछा जा सकता है। जैसे प्रश्न नंबर 19 में ये बताया गया है कि समय व्यवस्थापन के बारे में स्पष्ट करना है, तो समय व्यवस्थापन अलग से पूछ सकता है, ऊर्जा व्यवस्थापन अलग से पूछ सकता है, धन व्यवस्थापन अलग से पूछ सकता है। तो इस प्रकार से अलग भी पूछ सकता है, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रबंधन में जो भी आवश्यक हैं, समय, ऊर्जा और धन, उनका प्रबंधन आप किस प्रकार से करेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन है वो पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मैटर यही होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद है, कार्य वक्र क्या है। जब आप पढ़ेंगे ना शक्ति व्यवस्थापन या ऊर्जा व्यवस्थापन, उसमें आपको कार्य वक्र भी समझाया गया है उस चैप्टर में, अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है, आय क्या है। आय, जब आप धन व्यवस्थापन पढ़ते हैं उसमें आय, व्यय और बजट ये सब बताया गया है। इसके साथ साथ बचत भी आपको बताया गया है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये अति लघु में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है, पीक लोड क्या है। आप लोग को पीक लोड बताया गया है शक्ति व्यवस्थापन में, जहाँ पे आप लोग ये देख रहे थे कि जब शक्ति का बचत करना है आपको, तो वहाँ पे एक समय ऐसा आता है महिलाओं, गृहिणियों के ऊपर कि जब उन्हें एक ही समय में ढेर सारे कार्य हो जाते हैं और उन्हें अधिक कार्य का लोड लेना पड़ता है। तो ऐसे में जब ढेर सारा काम हो जाता है तो ऐसी अवस्था को पीक लोड बताया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थियरी में सारी चीज़ें अपलोड की गई हैं। नहीं, क्वेश्चन आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद है प्रश्न 25 में, आय के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। आय जो आप प्राप्त कर रहे हैं प्रत्यक्ष आय है या अप्रत्यक्ष आय है,
इसके साथ ही साथ कुछ वास्तविक आय है या फिर छिपी आय है, सार्वजनिक आय है, गिफ्ट के रूप में जो प्राप्त हो रहा है, मजदूरी के रूप में प्राप्त हो रहा है, ये सारे सिलेबस में आपके धन व्यवस्थापन में पढ़ाया गया है। इसके बाद देखिएगा, अर्नेस्ट एंजल का उपभोग का नियम तथा उनकी आलोचना का मुख्य कारण क्या रहा। अर्नेस्ट एंजल का उपभोग का नियम जो है वो बता रहा है कि जो भी गृह प्रबंधन में उपयोग किया जा रहा है धन, वो इसमें ये बताए हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति का स्तर बढ़ता जाता है, निम्न स्तर से मध्यम स्तर पे, मध्यम स्तर से उच्च स्तर पे पहुंचता है, तो इसके साथ ही साथ जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है, उसी के साथ ही साथ इनके व्यय करने के जो मद हैं, यानी कि जिन पर ये धन खर्च कर रहे हैं ना, उसमें भी कमी देखने को मिलती है। धन जिस प्रकार से बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से इनके मदों पे खर्च होने वाले कुछ पे जो है व्यय बढ़ता है और कुछ मदों पे व्यय घट जाता है। जैसे आय बढ़ने के साथ ही साथ क्या होता है कि इनमें उच्च वर्गों में देखा गया है कि भोजन पे होने वाला व्यय जो है वो घट जाता है। और इनकी आलोचना का मुख्य कारण रहा है कि इन्होंने अपने नियम में बचत का कहीं भी प्रावधान ही नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने आय को बताया है, जो हमारी आय है, और हम अपने मदों पे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या व्यय कर रहे हैं, यही चीज़ें ये सब समझाए हैं। और इन्होंने अपने नियम में कहीं भी बचत की बात नहीं की है, यही इनके आलोचना का मुख्य कारण रहा है। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थियरी में ये और अच्छे से बताया गया है। इसके बाद है कार्य सरलीकरण से आप क्या समझती हैं, यानी कि जब कार्य आप कर रही हैं, मितव्ययिता क्या है, कार्य को सरल करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, वो आप उससे क्या समझती हैं, उसको लिखना है। इसके बाद प्रश्न 28 में देखिएगा, कार्य सरलीकरण में उपयोग होने वाले घरेलू उपकरणों का वर्णन कीजिए। सिर्फ घरेलू उपकरण भी पूछ सकता है या फिर रसोई घर में कार्य सरलीकरण हेतु आवश्यक जो उपकरण हैं, जो या फिर विद्युत उपकरण अलग से पूछ सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पूछ सकता है कि ईंधन की बचत के लिए पूछ सकता है, शक्ति व्यवस्थापन के लिए कार्य सरलीकरण में क्या हो सकता है, कौन कौन से उपकरण आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बदले जा सकते हैं पूछने के तरीकों में, लेकिन इस प्रकार से जितने ये प्रश्न यहाँ पे आपको बताए गए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो भी है आपके सिलेबस से एकदम निचोड़ बताया गया है और पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। इसके बाद है प्रश्न 29 में देखिएगा, मुंडेल के परिवर्तन के वर्ग। इन्होंने परिवर्तन के वर्ग में बताया है कि किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वे अपने कार्यस्थल पर किस प्रकार से परिवर्तन ला करके या फिर कार्य करने के जो भी उपकरण हैं उनमें परिवर्तन ला करके किस प्रकार से अपने कार्य को आसानी से कर सकती हैं। तो इन्होंने अपने परिवर्तन के 3 वर्ग बताए हैं, उसमें इन्होंने डीपली अध्ययन किया है और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थियरी में सारी चीज़ें बताई गई, मैं बार बार ये बता रही हूँ कि जो भी क्लास अपलोड है उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न 30 में, पारिवारिक जीवन चक्र के चरण क्या है। पारिवारिक जीवन चक्र आपको बताया गया है, जो प्रारंभिक अवस्था है, मध्यम अवस्था है और अंतिम अवस्था है। इस प्रकार से इसमें जो है परिवार के जो सदस्य किस प्रकार से इनकी संख्या बढ़ रही है, घट रही है, और इसके साथ ही साथ जो भी ये जीवन चक्र है, इसके दौरान आय जो भी है और व्यय के विभिन्न मदों में क्या परिवर्तन दिखाई देता है, कि आय कहाँ पे ज़्यादा हो रही है और कौन सी अवस्था में, पारिवारिक अवस्था में व्यय बहुत अधिक हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसमें आपको अलग से भी पूछ सकता है, जीवन चक्र के चरण पूछ सकता है अलग से छोटे प्रश्नों में, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न बताए हैं आप लोग को, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो भी क्लासेस अपलोड की गई हैं वहाँ से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। आपका जो चैनल है यूट्यूब का, वो ज्योति एकेडमी से है, इस नाम से है, आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अगर कहीं पे कोई भी समस्या आ रही है इसके अतिरिक्त भी आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी क्लास का पूरा प्लेलिस्ट अपलोड किया गया है, तो वहाँ से आप लोग पूरे प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ कोई और नया टॉपिक हो तो आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग से नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।